हेडिंग डालेंगे सभी लोग। चैप्टर 8 जो है मैं पहले बता देता हूँ क्या है ये। चैप्टर 8 जो है इसका नाम है लेयर्स। अब ये लेयर्स क्या होती हैं? आ जाओ आप भी। क्या नाम है आपका? नहीं मिली? मिल गई? पेन ले लो मैम से। एक पेन ले लो। आप लोगों ने ड्राइंग्स देखी होगी, कलरफुल होती है बच्चों, याद ध्यान देंगे। छोड़ो अब ड्राइंग्स को, छोड़ दूंगा। सुस्मिता, विकास, प्रेम, सब इधर कॉन्सेंट्रेट करो। लेयर्स क्या होती है विकास? यहाँ ध्यान दो। लेयर्स क्या होती है? परत। परत। और प्रेम, लेयर्स क्या होती हैं? मनीष ने तो बोल दिया परत, अब परत कोई नहीं बोल सकता, कुछ और बताओ। हाँ मल्टीपल, वो तो परत बोल दिया, और कुछ बताओ। यशवी, कोई कलर लेयरिंग, नया पॉइंट कलर। और कुछ? सुस्मिता, फोटोशॉप चलाया किसी ने? फोटोशॉप चलाया? अरे मोबाइल तो चलाया होगा, वहां में फोटो एडिट करी है ना। हाँ, क्या होती है लेयर्स? कोई पिक्चर है उसके ऊपर हम एडिटिंग करते रहते हैं फ्रेम। ये तो फोटोशॉप है, फोटो एडिटर की बात होगी, लेयर का कहाँ बात हो। जैसे डार्क फोटो होती है उस पर व्हाइट कलर की लेयर चढ़ाते हैं। किसी का फोन बज रहा है बाहर, वोटिंग करने को भी लेयर कहते हैं। तुम्हारा फोन बज रहा है तुम्हें नहीं पता? चलो कोई नहीं। वोटिंग को भी लेयर कहते हैं। कोटिंग मे भी कहा जा सकता। अब देखो गाइस, आप लोगों ने ड्राइंग्स देखी होगी कलरफुल, मतलब जब तक हम इस इंडस्ट्री में आ ही गए हैं तो डेफिनेटली चाहे सिविल वाला हो, चाहे मैकेनिकल वाला हो, चाहे इलेक्ट्रिकल वाला, डजंट मैटर, ड्राइंग्स कलरफुल होती है। जरा ध्यान से देखना स्क्रीन पे। बोला साइज, टेक्स्ट साइज अभी मैं कर देता हूँ। चलो, ऐसी ड्राइंग्स तो देखी होगी, हौच-पौच सी कलरफुल वाली, सिविल में भी होती है, मैकेनिकल में भी होती है, इलेक्ट्रिकल में भी होती है। कभी सोचा है कि ये कलरफुल कैसे होते हैं? क्योंकि यशवी ने कहा था कलर, हाँ कलर सिर्फ कलर रिप्रेजेंट करना नहीं होता, बहुत सारी चीजें रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, ये जस्ट लुक लाइक दिस, ठीक है। जितने भी आर्किटेक्चर प्लान देखेंगे, ये इलेक्ट्रिकल प्लान है, ये है बेसिकली लेयर्स। अब ये यहाँ कैसे दिखती है ये भी मैं दिखाऊंगा। ये पूरी ड्राइंग लेयर्स पे बनी हुई है। कई कंपनी होती है लेयर्स तुम्हें देगी, तुम ऑटोकैड का पहला टैब, न्यू टैब ओपन करोगे तो उसमें इनबिल्ट लेयर अवेलेबल होगी। 1500 लेयर, 1000 लेयर, 100 लेयर, 150 लेयर, 50 लेयर, 10 लेयर बनी बनाई होगी। मैं उसमें ये भी मेंशन होगा कि कौन सी लेयर किसके लिए है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? सपोज करा मैं कोई ड्राइंग बना रहा हूं, तुम्हारा क्या नाम है? सुरेश, तुम सिविल की ड्राइंग बनाते हो, फर्नीचर भी लगाते हो, डोर विंडो भी लगाते हो, टेक्स्ट भी लिखते हो, ठीक है, और एक्सटीरियर वॉल, इंटीरियर वॉल, पार्टीशन वॉल, सब वॉल बनाते हो। मैंने तुमसे कहा 1000 गज में बना हुआ है कोई विला फॉर एग्जाम्पल जस्ट, और मैंने कहा कि जितने भी आपने फर्नीचर लगाया ना, उन फर्नीचर के कलर चेंज करो। क्या करते हो आप? लेयर में कौन सी लेयर में जाके? फर्नीचर की लेयर अलग बनाई थी वो लेयर पे जाके, या फिर वो बाय लेयर जो दिया हुआ उसमें जाके? बाय लेयर में जाके। तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते होगे तब जाके करते होगे। और मैं ऐसा कहूं, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ही नहीं करना, लेयर में जाके, यानी ये जो ऊपर वाला लेयर वाला ऑप्शन है, इस वाली लेयर में जाके क्लिक करूंगा और उसका कलर चेंज करूंगा। मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, ऑटोमेटिकली उस लेयर से बनी हुई ऑब्जेक्ट का सबका कलर चेंज हो जाएगा। अगर तुमने मोटा मोटी 150 भी फर्नीचर लगाए होंगे तो 150 फर्नीचर सेलेक्ट करने पड़ेंगे।
उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा या जो मैं बोल रहा हूँ उसमें ज्यादा टाइम बचेगा? लेयर में टाइम बच जाएगा ना। मैं सिर्फ लेयर का कलर, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ लेयर का जाके कलर चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली। जितने भी फर्नीचर, फॉर एग्जाम्पल मान लिया उस ड्राइंग के अंदर 1000 सर्किल बने, 1000 सर्किल का कलर एक एक सेलेक्ट करके चेंज करना वो ज्यादा अच्छा है, या फिर एक बार में लेयर का कलर चेंज करो और 1000 सर्किल का कलर चेंज हो जाएगा बिना सिलेक्शन के, वो ज्यादा बेटर है? ये बताओ। सेकंड में नहीं लगेंगे मेरे हिसाब से, कलर ही तो चेंज करना है, क्लिक किया कलर चेंज किया ऑटोमेटिकली सबका कलर चेंज। मेरी बात समझे मैंने क्या कहा सुरेश? तो इसीलिए लेयर यूज की जाती है। तो अब सिर्फ कलर की भी आप पे नहीं है, लेयर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी आती है, लाइन टाइप भी आती है, लाइन वेट भी आती है, ट्रांसपेरेंसी भी आती है, कलर भी आती है, और भी बहुत सारी चीजें आती है। मैं चाहता हूं किसी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फैक्ट्री है, और मैं अपनी फैक्ट्री बना रहा हूं। फैक्ट्री हमेशा मीटर में काउंट करी जाती है, गज में या स्क्वायर फीट में नहीं। ये फैक्ट्री का मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी 10 बीघा मिलके कहीं जाके एक फैक्ट्री मिलती है, या 15 बीघा मिलके 20 बीघा में, जैसे जैसे जिसका इन्वेस्टमेंट है, जिसका जैसा जमीन है, उसके हिसाब से वो लोग काम करते हैं, वो मीटर में काउंट होती है। किसी की फैक्ट्री 20 मीटर में बनी, किसी की 50 मीटर में बनी है, तो 50 मीटर को क्या होता है, बाहर से आउटर, सिर्फ आउटर, अंदर कोई वो नहीं, इधर से इतना 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 5 मीटर, तो टोटल मिला के जितने मीटर में बनी है वो मीटर बोला जाता है। जब मैं फैक्ट्री बनवाऊंगा तो उसमें मेरे क्या क्या कौन कौन काम करेगा? पहला आर्किटेक्चर वाला काम करेगा, सिविल वाला भी काम करेगा, और फैक्ट्री हमेशा पूरी फैक्ट्री कंक्रीट आरसीसी नहीं बन सकती, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग आधा पोर्शन मैनेजमेंट लेवल जहां बैठता है, जहां स्टाफ बैठता है, वो तो कंक्रीट लेवल होता है, बट बाकी वाला शेड पोर्शन होता है। वाई? क्योंकि पैसे बचाने हैं, खत्म नहीं, उड़ाने नहीं है। वो अलग बात है, कोई राजा महाराजा तो बना भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम लोग सिर्फ बाउंड्री कराते हैं और शेड खड़ी कर देते हैं, लोहे की शेड। देखा है? ये किसी ना तो किसी ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है, ना सिविल को, ना मैकेनिकल को, ना इलेक्ट्रिकल को। हर कोई ये बात समझता है ना। दूसरी बात, अब जब ये काम हो गया तो सिविल वाला आर्किटेक्चर वाले ने अपना काम कर दिया, उसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिकल वाले की भी आती है। नाम चाहते हैं लेबर है, तो लेबर थोड़ी ना कि वो इंसान नहीं है, उसको भी खाने की जगह चाहिए, कपड़े चेंज करने की जगह चाहिए, प्लस साफ सुथरे वॉशरूम वगैरह सब कुछ चाहिए, ऐसे मैनेजमेंट को भी चाहिए। दोनों का कंबाइन नहीं कर सकते, इसलिए दोनों का सेपरेट होता है। वे लेबर का अलग होता है, तुमने देखा भी होगा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री है उसमें लेबर चेंजिंग रूम होता है, मतलब जो वो घर से कपड़े पहन के आ रहे हैं वही कपड़े पहन के वहां काम नहीं करेंगे, उनके लिए प्रॉपर ड्रेस होती है, हेलमेट होता है, सेफ्टी शूज होते हैं, हर चीज होती है। तुम लोग अगर इंडस्ट्रियल विजिट पे गए होगे, तुमने देखा होगा, अगर मैं कॉलेज यूनिफॉर्म में जा रहा हूँ या स्कूल यूनिफॉर्म में जा रहा हूँ, तो वहां जाने के बाद पहले वो तुम्हें फैक्ट्री में ले जाने से पहले उनका एक चेंजिंग रूम होता है, वहां पर वो तुम्हें प्रॉपर हेलमेट, ग्लव्स और तुम्हारे जूते उतरवा के उनके सेफ्टी शूज पहनोगे। प्लस बहुत लोग तो अगर केमिकल इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो उनकी प्रॉपर ड्रेस होती है, जो कि कंप्लीट ग्लव्स प्लस आंख नाक सब कवर करके दिए जाते हैं, है ना। पूरा एक तरीके का दिया जाता है, पूरी कॉस्ट्यूम होती है उनकी। तो ऐसी लेबर चेंजिंग रूम भी होता है। तो यानी कि आर्किटेक्चर के बाद सिविल वाला भी बंदा काम करेगा, आर्किटेक्चर वाला भी काम करेगा, मैकेनिकल वाला भी काम करेगा। मैकेनिकल वाला क्या काम करेगा? अगर मैकेनिकल इंडस्ट्री है तो डेफिनेटली मशीनें लगेंगी, कहाँ पर असेंबली रूम होगा, कहाँ पर स्टोर रूम होगा, कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर रॉ मटेरियल कटेगा, कहाँ पर क्या रखाएगा, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, फिर बात आती है वेंटिलेशन वाले की। भाई गर्मी होगी तो सबको हवा चाहिए, हम तो एसी में बैठेंगे क्योंकि हम मैनेजमेंट लेवल पे हैं, चाहे मेरे एम्प्लॉयज हो चाहे जो भी हो वो एसी में बैठेगा, लेकिन लेबर तो एसी में नहीं बैठेगी, शेड में तो एसी नहीं लगाएंगे, तो वहाँ पंखा कूलर कुछ तो लगाएंगे। और वहाँ कूलर जो होते हैं अलग ही टाइप के होते हैं, बड़े बड़े पंखे होते हैं, है ना। एग्जॉस्ट के लिए धुआं निकल रहा है तो वो भी एग्जॉस्ट के लिए चाहिए। ये सारा काम किसका आता है अंदर में? HVAC वाले के अंदर। ठीक, यानी 3 से 4 ब्रांच कहीं ना कहीं मिलकर सारे काम करते हैं। फिर प्लस आता है इलेक्ट्रिकल वाले काम। इलेक्ट्रिकल वाले क्या काम होता है? मशीनें चलेंगी, आवाज होगी, नॉइज लेवल भी डाउन करना है, तो सारी मोटर अंडरग्राउंड लगाई जाती है। उसका लगाने का बेनिफिट, पहली बात पानी से बच जाएगा, उसको कवरिंग करी जाती है प्रॉपर तरीके से। सर क्या फिर हर बार क्या सीमेंट तोड़ते होंगे? नहीं, उसका भी एक अलग तरीका होता है। जैसे हम अपने घर में टैंक बनवाते हैं, पानी का टैंक, है ना, सेप्टिक टैंक बनवाते हैं, तो क्या उसको कवर करने के लिए लोहे का चीजें यूज करते हैं ना, उसको इस हिसाब से कवर कर दिया जाता है ताकि अंदर वाटर ना जाए। यही तो करते हैं हम। तो सेम प्रोसेस वहां भी फैक्ट्री में भी यूज होता है। ठीक है, तो मोटर सारी अंडरग्राउंड होगी, अंडरग्राउंड होने से क्या हो गया? नॉइज लेवल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो गया, लेकिन हाँ कम हो गया। मोटर की वॉइस
फिर उसको कैसे बाहर निकालना, उसको एग्जॉस्ट कैसे चाहिए, क्योंकि मोटर जब घूमेगी हीट भी करेगी, तो उसको भैया हवा तो चाहिए ना, तो उसकी वेंटिलेशन कैसे होगी, तो सब कुछ ये सब कुछ काम होता है। प्लान एक ही होता है, प्लान एक ही होता है, उसी प्लान में दिख रहा है। जैसे अभी मैंने जस्ट आप लोग को दिखाया, यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए इस वाले को, जब मैं इलेक्ट्रिकल की दिखा दी, ये देखो इसमें भी, इसमें फर्नीचर नहीं दिख रहा है, इसमें सिर्फ लाइटिंग दिख रही है, देखा ना कौन सी लाइट कहाँ लग रही है, ये वायरिंग यहाँ से जा रही है, यही तो दिख रहा है इसमें। ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए हो गया, इसमें फर्नीचर नहीं, इसमें सिर्फ ये दिख रहा है हाँ भाई वॉशरूम, ये रहा वॉशरूम को, तो वॉशरूम जैसे उसमें तो हटा नहीं सकते, फर्नीचर नहीं दिखाया गया यहाँ पे, कहाँ पंखा लगेगा, कहाँ लाइटिंग लगेगी, जो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए प्लान हो गया। ऐसे ही एक कंबाइंड प्लान बनता है जिसमें इलेक्ट्रिकल भी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये फॉल सीलिंग हमारी हुई पड़ी है ना, हुई पड़ी है। अब इसके अंदर मेरा सेंट्रलाइज एसी कहाँ लगा होगा, ये मैं कब दे सकता हूँ, जब HVAC वाला भी, मैकेनिकल वाला भी, इलेक्ट्रिकल वाला भी, सिविल वाला भी सब कंबाइन होगा, तभी ना मैं बात बोलूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि पता चला इस फॉल सीलिंग से कहीं ऐसी मेरी कोई डक जा रही है जो कि इस फॉल सीलिंग को इंटरसेक्ट कर रही है, हो सकता है ना, तो वो भी मुझे ध्यान रखना। तो वो मुझे कब दिखेगा, जब मेरा कंबाइंड प्लान होगा। यानी कहने का मतलब है कि सिविल वाला, मैकेनिकल वाला, इलेक्ट्रिकल वाला, इंटीरियर, आर्किटेक्चर, हर कोई ब्रांच मिलके कंप्लीट एक फैक्ट्री बनाने में उसका रोल होता है। अब बात आती है यहाँ लेयर कैसे काम करती है। जब मुझसे इसमें ब्लॉक भी काम करता है, ब्लॉक के टर्म्स कंडीशन में ब्लॉक में बताऊंगा, अभी लेयर्स की बात करता हूँ, लेयर्स की पे बात करता। किसी ने कहा मुझे सर मुझे मैं इलेक्ट्रिकल वाला, मुझे इलेक्ट्रिकल वाला प्लान चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी और चीजें बनी होगी उन सब की जाके लेयर को ऑफ कर दूंगा, खाली प्लान के लेयर को शो करूंगा और इलेक्ट्रिकल वाले के जो कंपोनेंट है उसके लेयर को ऑन करूंगा, बाकी सबको हाइड कर दूंगा। मेरा डिलीट तो नहीं हुआ, सब कुछ है अवेलेबल, लेकिन दिखाई सिर्फ दो ही चीजें देखी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। फिर मैकेनिकल वाले ने बोला तो इलेक्ट्रिकल वाले को हाइड कर दिया, HVAC को हाइड कर दिया, सिविल वाले को हाइड कर दिया, सिर्फ प्लान दिखाई दे रहा है, मैकेनिकल वाला टर्म्स कंडीशन दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने बोला यार मुझे डक्टिंग जो है ना ब्लू कलर में नहीं चाहिए, मुझे कोई और कलर दे दो, सियान कलर दे दो, तो अब तुम डक्टिंग को जाके सेलेक्ट करोगे ना, साइड डक्टिंग को सेलेक्ट करोगे तब जाके कलर चेंज करोगे। और मैं कह रहा हूँ डक्ट के नाम से एक लेयर मैंने बनाई है, उस डक्ट का कलर चेंज करूंगा, तो एक सेकंड जो काम लगेगा वो कई घंटों भर में होगा। एक और एग्जांपल, लेयर पार्ट 2 और पार्ट 1, मैंने दो बार बोला कि लेयर हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 यानी पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम क्या सीखेंगे, पार्ट 1 में हम ये सीखेंगे कि लेयर क्रिएट करके काम करना। पार्ट 2 हमारी कैसे हेल्प करेगा, इन केस जैसे अभी तुम लोग ड्राइंग बना रहे हो, भूल गए, आदत नहीं है सर शुरू से आपने विदाउट लेयर काम कर, ये तुम नहीं जानते कि तुम लेयर पे ही काम करते हो, ये बात तुम्हें नहीं पता, लेकिन आज पता चल जाएगी कि तुम लेयर्स पे ही काम करते हो। लेकिन लेयर हम बनाते नहीं है, वो जो बनी बनाई लेयर होती है उसी पे काम करते हैं। अब तुम ये जानोगे कि लेयर्स हम बनाएंगे। गलती से अगर मैं सुबह आया ऑफिस काम करने, मेरी जो हैबिट नहीं था, मैंने विदाउट लेयर आज तक काम किया था, और कंपनी में बॉस ने बोला है कि यार ये प्लान शाम तक बना के देना है और लेयर्स पे काम करके देना। सुबह तो ठीक था, याद था जब बॉस ने बोला था, लेकिन जब मैं काम करने बैठा, शाम तक काम कर लिया, 8 घंटे काम करने का, जब मैं बॉस को सबमिट करने गया ड्राइंग, तो बॉस ने बोला भाई लेयर्स कहाँ है, अब क्या करोगे। 8 घंटे की मेहनत गई पानी, क्योंकि अगर तुमने गलती से भी लेयर छोड़ दिया तो कन्वर्ट करना आसान नहीं होता। नॉर्मल सी बात है, मैं कह रहा हूं कि पहले लेयर बनाओ तब काम करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। गलती से अगर पूरी 8 घंटे की ड्राइंग बनाने के बाद अगर मुझे याद आ रहा है कि लेयर पे नहीं काम किया, तो फिर तो मैं गया काम से, क्योंकि 8 घंटे मैं दोबारा से नहीं दे सकता, या तो मुझे रात भर जगना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन तो नहीं है। लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है, वो लेयर पार्ट 2 करता है। तो आज हम पार्ट 1 वैसे पढ़ेंगे, मैं पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों लिखवा रहा हूँ, फिर उसका एक्सप्लेन आज पार्ट 1 को करूंगा और पार्ट 2 नेक्स्ट वाले वीक में, ठीक है। चलो लिखना शुरू करो। LA एंटर, LA एंटर, लेयर्स। फिर लिखोगे Alt+N, ALT, Alt+N, उसके सामने एरो डाल के लिखेंगे क्रिएट न्यू लेयर। फिर लिखोगे नेक्स्ट Alt+C, C फॉर कैट, इसके सामने लिखोगे करंट लेयर, और इसी में अप्लाई लेयर, फिर इसी में और असाइन लेयर। फिर से रिपीट कर रहा हूं,
ऑल्ट प्लस सी, करंट लेयर, अप्लाई लेयर और असाइन लेयर। असाइन ASSIGN। फिर ऑल्ट प्लस D फॉर डेली, डिलीट लेयर। D फॉर डेली, डिलीट लेयर। नेक्स्ट उसके बाद लिखोगे लेयर रीनेम, लेयर कलर, इन सब की कोई शॉर्टकट की नहीं है, डोंट वरी। लेयर रीनेम के सामने फिर भी लिख लोगे F2, फंक्शन के साथ जो 2 होता है F2, लेयर रीनेम के खाली सामने। लेयर रीनेम, लेयर कलर, लेयर लाइन टाइप, लेयर लाइन वेट, लेयर ट्रांसपेरेंसी, लेयर रीनेम, मैं रिपीट कर रहा हूं, लेयर रीनेम, लेयर कलर, लेयर लाइन टाइप, लेयर लाइन वेट, लेयर ट्रांसपेरेंसी। लिख लिया सबने? अब एक कॉपी मुझे दो, मैं एक टेबल बना के दिखा रहा हूं, वो टेबल सबको बनानी है। दो मुझे कॉपी दो, कोई भी दे दो, ऐसी टेबल सबको बनानी है। ये देखो गाइस, ऐसी टेबल बनानी है। पास ऑन कर दे के पहले लिखा है तो 4 तरह के कॉलम बनाओ, 4 कॉलम और 4 रो बनाओ, लाइन खींच के 4 रो 4 कॉलम। फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर से के राइट साइड में चलेंगे, पहला हिडन पहले वाले ब्लॉक में, दूसरे में डिलीट एंड लास्ट वाले में प्रिंट। सीरियल नंबर, फिर उसके राइट साइड में हिडन, फिर उसके राइट साइड में डिलीट एंड फिर उसके लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे प्रिंट। फिर आ जाएंगे, अभी तो रो वाइज चले थे, अब कॉलम वाइज चलेंगे सीरियल नंबर के नीचे। ऑन ऑफ, एक साथ लिखना है ना? हाँ ऑन ऑफ एक साथ। फिर सेकंड वाले रो में लिखेंगे, यानी कि ठीक सीरियल नंबर के नीचे जो आपने ऑन ऑफ लिखा उसके ठीक नीचे लिखेंगे फ्रीज एंड थॉ, दोनों एक ही में, FREEZE, फ्रीज ऑब्लिक थॉ, THW। फिर जस्ट उसी के नीचे लिखेंगे लॉक एंड अनलॉक, ये दोनों भी एक ही में। कॉपी देख लो, जिसको जो समझ में नहीं आ रहा पूछ सकते हैं। THW, थॉर नहीं, THW थॉ, मुझे पता है थॉर की याद आ जाती है। चलो अब मतलब कि राइट और रॉन्ग करना है। पहले वाले रो में चलेंगे, ऑन ऑफ के ठीक सामने वाले में हिडन होगा राइट, डिलीट होगा राइट, और प्रिंट वाली कंडीशन में लिखेंगे 90% नो और 10% यस। 90% प्रिंट नहीं होगा और 10% केसेस में प्रिंट हो जाता है। किस वाली कंडीशन में? ऑन ऑफ वाली कंडीशन में। समझ में आ गया जो मैंने बातें बोली है? सेकंड वाली रो में लिखेंगे आप, फ्रीज के सामने, फ्रीज एंड थॉ के सामने हिडन होगा यानी राइट, डिलीट नहीं होगा क्रॉस कर देना, और लास्ट वाले में प्रिंट भी नहीं होगा। ठीक है, 2 में क्रॉस
और एक में राइट, एंड लास्ट वाले में आ जाओ। उसमें गलती होगा तो कर देना, उसको करेक्ट कर देना कॉपी में। हाँ कटा ही बना रखा बट वो ठीक। लास्ट वाले में लिखोगे ना हिडन होगा यानी क्रॉस, ना डिलीट होगा क्रॉस, एंड लास्ट वाले में सिर्फ प्रिंट होगा। यानी आपका लॉक अनलॉक वाली कंडीशन में ना तो हाइड होगा ना डिलीट होगा, बस खाली प्रिंट में आएगा। ये क्रॉस है, ध्यान रखना। सबकी टेबल ओके है? किसी को अगर दिक्कत है तो अभी पूछ सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट में लिखेंगे पर्ज अनयूज्ड, पर्ज अनयूज्ड, PURGE, पर्ज अनयूज्ड। हाँ बोलो लक्ष्य। ठीक है, अच्छा तुम हो कहाँ अभी? लैपटॉप का है? चलो ठीक है, घर पहुंच के मुझे एक बार फोन करना, 9 साढ़े 9 बजे करीब। ठीक है चलो ठीक है। बताता हूँ, चलो ठीक है मैं बताता हूँ, तुम उसे कॉल करना 9 साढ़े 9 बजे। ठीक, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लिख लिया ये बात। अब इसमें एक टर्म्स कंडीशन और लिख लो। ये लेयर पार्ट 1 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। पर्ज अनयूज लिख लिया ना, कमांड पूरा नाम लिखाना है पर्ज अनयूज, बस। अभी इसका क्या मतलब है वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ग्रीन कलर फॉर यूज डायमेंशन। हाँ 1 2 3 करके ग्रीन कलर यूज किया जाता है डायमेंशन के लिए। ये एमएनसी कंपनियों की टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर तुम अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज करते हो तो तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो ये श्योर है ग्रीन कलर फॉर डायमेंशन के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद लिखना मेजेंटा यानी पिंक कलर, जो ब्रैकेट में लिख लेना पिंक, मेजेंटा पिंक, ब्लू कॉमा सियान, सियान जिसको तुम लोग स्काई ब्लू कलर बोलते हो। उसके आगे एरो डाल के लिखना कौन कौन से के लिए यूज किया जाता है। टेक्स्ट, मल्टीलाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट मल्टीलाइन टेक्स्ट, लीडर मल्टी लीडर, एट्रीब्यूट। इसी में लिख देना है। हाँ ये सारे, ये तीनों कलर इन्हीं सब के लिए यूज किए जाते हैं। मेजेंटा पिंक कलर हो गया, ब्लू कॉमा सियान कलर, सियान यानी स्काई ब्लू कलर, यूज फॉर लीडर मल्टी लीडर, टेक्स्ट मल्टीलाइन टेक्स्ट एंड एट्रीब्यूट। लीडर मल्टी लीडर एट्रीब्यूट और टेक्स्ट और मल्टीलाइन टेक्स्ट। लिख लिया? नेक्स्ट येलो कलर फॉर हैचिंग। हाँ अब लेयर पार्ट 2 हेडिंग डालो। लेयर पार्ट 2 में पहला पॉइंट लिखोगे, लेयर ऑन ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, लेयर ऑन ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, लेयर फ्रीज एंड थॉ, लेयर फ्रीज एंड thaw on behalf of selected object.
freeze and thaw on behalf of selected object. Next, layer isolate and unisolate. Layer isolate and unisolate on behalf of selected object. Next, layer lock and unlock. Layer lock and unlock on behalf of selected object. Next, layer make current. Layer make current on behalf of selected object. And last, layer match on behalf of selected object. डन? यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ किसी को। चलो अब देखो ध्यान से, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ लेयर्स। सबसे पहले मैं लिखवाया है पार्ट 1 की बात करूंगा आज से। पहले एंटर, देखो ध्यान से, सामने स्क्रीन पे देखो, लिखने वाला काम खत्म हो चुका है। एल एंटर किया, ठीक है। और टेक्स्ट साइज और बढ़ाऊं सुष्मिता? प्रेम और बढ़ाऊं? भाई इससे भाई एक ही स्टेप है, इससे आगे नहीं बढ़ाओगे, ध्यान रखना। फिर तो तुम्हें आई साइड टेस्ट करानी पड़ेगी। चलो चलो कोई नहीं, यहाँ ध्यान दो। अब ठीक है, इतना क्लियर है? एक काम करो, वो लाइट वाले जो बटन है ना वो बंद करो, मेरे को लग रहा है रिफ्लेक्शन तुम्हें ज्यादा दिख रहा है। अब देखो, अभी भी ठीक है? तो नहीं बड़ा पर अच्छा। तुम साइंस ही पढ़ के आए हो ना? रिफ्लेक्शन तो आ ही नहीं रहा। अब कह रहे हो अच्छा लग रहा है, कह रहे अभी आगे आ जाओ। मैडम जगह की कमी नहीं है, आँख की कमी है बस थोड़ा सा। प्रेम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तो सिर्फ बोलूंगा ही। अब दिख रहा है? ठीक है, चलो देखो अब ध्यान दो। एल एंटर किया, लेयर्स, ठीक है। अब काम कैसे करना है? जब लेयर ओपन करोगे तो Alt+N सबसे पहले लिखवाया मैंने। देखो 2-3 तरीके से है लेयर क्रिएट करने के। एक तो मैंने लिखवाया शॉर्टकट की, लेयर खुलते ही तुम एक बार इस पे क्लिक कर दो और कीबोर्ड से Alt+N दबाओ, ठीक है। या Alt+N, जो सबसे पहला सेकंड पॉइंट लिखवाया Alt+N लिखा है, क्रिएट न्यू लेयर। या यहाँ देखते चलो, वहां छोड़ दो, अभी मेरी बातों पे सिर्फ ध्यान दो और यहाँ देखो तो चीजें समझ में आएंगी। जो तुमने लिखी है वो तुम्हें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी जब तुम यहाँ देखोगे, ठीक है। या एक और न्यू लेयर, या यहां से जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम यूज करो। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन, ठीक। डिलीट करना है, सेलेक्ट किया, ये देखो क्रॉस वाला ऑप्शन दिख रहा है, या कीबोर्ड से डिलीट बटन है, या Alt+D है, लिखवा है ना Alt+D, या राइट क्लिक करो डिलीट किया। कोई दिक्कत यहां तक? फिर मैंने एक ऑप्शन लिखवाया Alt+C, जिसमें 3 ऑप्शन लिखे, करंट लेयर, अप्लाई लेयर और असाइन लेयर। लिखवाए? ये देखो ग्रीन टिक दिख रहा है यहाँ पे 0 पे, या तो तुम डबल क्लिक करो या राइट क्लिक करके
सेट करंट कर दो, या ऑल्ट प्लस सी दबा दो, या यहां से जाके क्लिक कर दो। ये तो ऑप्शन हो गए, लेकिन तीनों का अलग अलग नाम इसलिए दिया है कि कोई अगर तुमसे खुदा ना खास्ते पूछता है असाइन लेयर का मीनिंग क्या होता है, अप्लाई लेयर का मीनिंग क्या होता है, करंट लेयर का मीनिंग होता है, तो कंफ्यूज मत हो ना, तीनों का मीनिंग सिंगल ही है। मतलब कि या तो तुमने लेयर असाइन किया है यानी कि उसको करंट किया है, यानी वो तुम यूज कर रहे हो, या अप्लाई किया है यानी कि लेयर तुमने यूज किया, या करंट किया है तो भी तुम यूज कर रहे हो। तीनों मेथड में कहीं ना कहीं वो लेयर मेक करंट होने जा रहा है, यानी कि उसको ही तुम यूज करने जा रहे हो। तो इसलिए अप्लाई बोलो, असाइन बोलो, करंट बोलो, जो भी बोलो, ठीक। लेयर सेलेक्ट करके फिर कंट्रोल ऑल्ट प्लस जी बिल्कुल, हाँ वो करना पड़ेगा, ठीक। फिर इसके बाद क्या लिखा है, लेयर कलर। लेयर कलर से पहले लेयर रीनेम लिखा है, जरा ध्यान देखना ऊपर में। करंट लेयर से होता क्या है? मतलब वो लेयर हम यूज कर रहे हैं, उस लेयर पे काम कर रहे हैं। अभी वो कैसे, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ वर्बली बोल रहा हूँ, मैं करके दिखाऊंगा तो तुम समझ जाओगे मैं कहने क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने इसके बाद लिखा है लेयर रीनेम, जिसका शॉर्टकट की F2 लिखवाया है ना। इस पे लेयर पे दोबारा क्लिक कर दो, एक बार क्लिक किया दोबारा क्लिक कर दोगे, ऑटोमेटिकली नेम का ऑप्शन आ जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। या सेलेक्ट करके F2 बटन दबा दो तो भी आ जाएगा, या राइट क्लिक करके रीनेम पे क्लिक कर दो तो भी आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक छोड़ गया मैडम, चलो कोई नहीं। अब मैंने वैसे भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया, पहले लिखवाया ही लिखवाया था। चेयर है, आगे पीछे हो जाओ थोड़ा सा, हो जाएगा। चलो ठीक, अब जिगजैग छोड़ो, अभी तो ध्यान तुम यहाँ देख लो, बाकी सब करोगे। चलो बेटो, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मैंने क्या क्या कहा। थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। राजश्री, इस चैप्टर का नाम है लेयर, ठीक है, यानी जितनी हम ड्राइंग बनाने वाले वो सारे लेयर्स पे काम करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, कुछ शॉर्ट मैंने इसके चैप्टर्स की पूरी थ्योरेटिकल पार्ट लिखवा दिया है कॉपी में, ठीक है, इनसे किसी से भी कॉपी लेके लिख लेना। दूसरी बात, शॉर्टकट की लिखवाई, लेयर क्रिएट कैसे करते हैं, लेयर का रीनेम कैसे करते हैं, लेयर का कलर कैसे करते हैं, लेयर लाइन टाइप क्या होती है, लाइन वेट क्या होती है, सब चीजें मैंने कॉपी में लिखवा दी है, ठीक है। अब उनको मैं करके दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल अभी शुरू हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले लेयर में जाते कैसे, तो सबसे पहले शॉर्टकट की LA एंटर है, ठीक है। लेयर क्रिएट कैसे करते हैं, तो पहले सारी लेयर डिलीट कर दी बाय डिफॉल्ट। अब तुम लोग को मैंने एक बात बोली थी कि तुम लोग को खुद भी नहीं पता कि तुम आज भी लेयर पे काम करते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 लेयर होती ही होती है, ठीक है। डेप्थ पॉइंट लेयर, 0 लेयर, ये बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट ऑटोकैड खुद ब खुद जनरेट करता है, तुम्हें क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। विदाउट लेयर तुम एक लाइन भी नहीं खींच सकते, विदाउट लेयर तुम एक लाइन भी नहीं खींच सकते। लेयर पढ़ने के बाद ये हमें एहसास होता है कि हम आज तक लेयर पे ही काम करते आ रहे थे, विदाउट लेयर हम कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात, लेयर क्रिएट करने का तरीका बताया मैंने अभी रास्ते, या तो ये वाला ऑप्शन, या एक शॉर्टकट की बताइए Alt+C, या फिर राइट क्लिक करके न्यू लेयर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। फिर मैंने तरीका बताया करंट कैसे करते हैं, डबल क्लिक करो या Alt+C दबाओ, या यहाँ से क्लिक कर दो, या राइट क्लिक करके सेट करंट कर दो। करंट लेयर का मतलब होता है कि जो हम लेयर यूज कर रहे हैं, मतलब जिसपे हम काम कर रहे हैं। लेयर का रीनेम करने का तरीका मैंने बताया, या तो एक बार और क्लिक कर दो तो ऑप्शन आ जाएगा, या राइट क्लिक करो तो रीनेम का ऑप्शन आएगा, या F2 देखो शॉर्टकट की लिखा पड़ा है, F2 क्लिक करो तो ये ऑप्शन आएगा। अब बारी आ रही है लेयर कलर की। लेयर कलर में क्या है, ये देखो यहाँ लिखा पड़ा है, कलर वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। मैंने ऊपर वाले लेयर को नहीं छेड़ा है अभी, नीचे वाले लेयर को कलर दे दिया, कौन सा दे दिया, रेड कलर दे दिया। सेकंड वाली को येलो कलर दे दिया, थर्ड वाले को ग्रीन कलर दे दिया, एंड लास्ट वाले को सियान कलर दे दिया, ठीक है। अब
फिर मैंने लिखवाया लाइन टाइप, इसकी भी कोई शॉर्टकट की नहीं लिखवाई है, डायरेक्ट लाइन टाइप में जाना है। जिस कलर का लाइन टाइप चेंज करना है उस लेयर को सेलेक्ट कर लो। मैंने कोई एक लाइन टाइप ले लिया, हॉट वाटर सप्लाई लाइन ले ली, ठीक है, और ये कर दिया, ठीक। फिर मैं गया लाइन वेट में, मैंने ग्रीन वाले का लाइन वेट बढ़ा दिया। अगर लाइन वेट बढ़ाया तो तुम्हें लाइन वेट डिस्प्ले भी ऑन करना पड़ेगा, तो नीचे से ऑन कर लो, क्योंकि दिखाई तुम्हें तभी देगा। एक और चीज, ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो मैं यहां से गया, येलो कलर पे क्लिक किया और इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी। येलो से नहीं, तो कोई डार्क कलर लेते तभी पता चलेगा। मैंने ले लिया, रेड वाले को ही कर लेते हैं, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दी, 80 कर दी, ठीक। इसके राइट वाले ऑप्शन में और इसके लेफ्ट वाले ऑप्शन में और भी है कुछ। और ये पी वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, ये मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाद में है प्रिंट वाला ये ऑप्शन। बट ये लेयर फ्रीज जैसा नहीं है, क्योंकि मैंने कमांड फ्रीज लिखवाई है इसमें ऑलरेडी, तो इसलिए ये फ्रीज जैसा नहीं है। ये लेयर इस वाली कंडीशन में लेयर दिखाई देगा बट प्रिंट में नहीं आएगा, यानी कि ड्राइंग में रिप्रेजेंट होगा। अब फ्रीज वाली कंडीशन में है कि लेयर हाइड हो जाएगा और प्रिंट में भी नहीं आएगा। इस वाली कंडीशन में अगर मैंने यहां पर गलती से क्लिक कर दिया येलो पे, तो एक रेड मार्क इंडिकेट हो गया। इस रेड मार्क का मतलब है कि ड्राइंग में आपको वो लाइन दिखाई देगी, यानी जो इस लेयर का ऑब्जेक्ट बना हुआ वो दिखाई देगा बट वो प्रिंट में नहीं आएगा। इसका मतलब ये है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्रिंट को मैंने लॉक कर दिया ना, बंद कर दिया, रेड मार्क लगा दिया, भाई प्रिंट नहीं आएगा, प्रिंट जैम कर दिया, वो लेयर आ ही नहीं सकती, चाहे तुम कितना भी कुछ भी कर लो। जब तक ये मार्क नहीं हटेगा तब तक वो प्रिंट में नहीं आएगा। वो लेयर दिखाई दे रही है बट प्रिंट में नहीं आएगी, ध्यान रखना इस चीज का। चलो अभी तो मैं इसको हटा रहा हूँ। अब बारी आती है वो जब मैंने टेबल बनाई है, मैंने एक टेबल भी बनवाई है रास्टरी, वो भी देख लेना। अब वो सारी जो जितनी भी लेयर आपने बनाई है ना, वो सब यहाँ आ गई। उसमें जो जो टर्म्स कंडीशन लगाई है वो यहाँ ऑटोमेटिकली वो दिखाई नहीं देगी बट अप्लाई हो चुकी है। तो चलते हैं एक एक करके सबसे अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो यहीं से सेलेक्ट कर लेते हैं, जाने की जरूरत नहीं। ये क्लिक करो, वही सेट करंट वाला काम है, या तो अंदर जाके डबल क्लिक करो, तो यहीं से ले लो, इसका मीनिंग एक ही है। फिर मैंने बनाया सर्किल, अब देखो रेड कलर का बन रहा है, कलर हल्का सा हाइड भी हो चुका है। और ये हमने हॉट वाटर सप्लाई साइड लाइन दी थी, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता, काफी बड़ा सर्किल है। इसकी प्रॉपर्टी खोला, हम पढ़ चुके हैं ये सब चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा रेडियस है, मैंने इसको कर लिया 100 का कर देते हैं, बहुत छोटा हो गया, कोई बात नहीं, हो जाने दो। और टॉप पे क्लिक किया, अब दिख रहा है सारी टर्म्स कंडीशन भी दिख रही है, ठीक है। 2023 में इन लोगों ने क्या किया है, खेल खेला है। ट्रांसपेरेंसी का मैंने क्या कहा था, मतलब अभी नहीं बताया शायद मैंने, है ना। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है लाइट करना है, किसी चीज को ट्रांसपेरेंट कर देना है। नहीं तो हम लोग को पता है ना, ट्रांसपेरेंट करना है, किसी चीज को लाइट कलर कर देना। एक्चुअल में जब हम बना रहे थे ना, तब तो ये लाइट दिख रहा था, देखो अभी दिख रहा है ना। लेकिन जैसे क्लिक करते ही 2023 में ये किया इन लोगों ने, फिर डार्क हो गया। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब मीनिंग खत्म हो गया। लेकिन जब तुम प्रिंट करोगे तो रियल में डार्क नहीं आएगा, लाइट आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट क्लियर। चलो, तो मैंने जो कंडीशन दी है वो दिख रही है, तो सर इसकी कॉपी कर लेते हैं। चलो छोड़ दिया। नेक्स्ट फिर गए दूसरे लेयर में, येलो वाली ले ली, फिर एक छोटा सा सर्किल बना ले, कुछ भी बना सकता हूँ, मैं सर्किल ही ले रहा हूँ, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। सर आप सर्किल ही ले रहे हो सारे, फिर कॉपी किया, ठीक है। फिर एक और ले लिया, अब ले लिया मैंने ग्रीन वाला, ठीक है। और अब मैंने ले लिया रेक्टेंगल, लाइन वेट आ रहा है, जो मैंने प्रॉपर्टी इसमें दी, सेलेक्ट किया, कॉपी कर लिया। चलो डन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ। अब एक लेयर मैंने जानबूझ के छोड़ दी, अब चलते हैं वापस और सब प्रॉपर्टी। अब मैंने टेबल में ये बल्ब वाला का मतलब है ऑन ऑफ, बीच वाले का मतलब है फ्रीज, और ताले का मतलब है लॉक अनलॉक। तो मैं रेड वाले पे देखो क्या कर रहा हूँ, बल्ब जब आया क्या हुआ, गायब हो गई। कंट्रोल ए बटन दबाओ, देखो गायब हो जाने के बाद भी सेलेक्ट हो रही है, रॉन्ग नहीं हो तो सेलेक्ट हो रही है ना, दिख रहा है ना, यानी कि डिलीट भी होगी। गलत तो नहीं कह रहा मैं। जब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा तो डेफिनेटली डिलीट भी होगा, हिडन होने के बावजूद, तो गायब होने के बावजूद भी सेलेक्ट हो रही है, तो नहीं डिलीट भी होगा। जो मैंने लिखवाया उसमें पहला हाइड भी होगा, राइट है, डिलीट भी होगा,
अब प्रिंट वाले केस में 90% केस में प्रिंट नहीं आता है, बट 10% ऐसे केसेस होते हैं कई बार प्रिंट में आ जाता है, तो इसलिए इसे मैं इसे यस नो में ही रखता हूं। इसलिए मैं इस केस में डैम श्योर नहीं हूं कि ये प्रिंट में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। वो 10% केसेस एक्सेप्शनल केस होते हैं, तो इसलिए मैं इसको श्योरिटी नहीं बोलता, ठीक। दूसरे वाले को यानी कि येलो वाले को फ्रीज कर दिया। जब फ्रीज कर दिया है, कंट्रोल ए बटन दबाया, सिर्फ हिडन वाला सेलेक्ट हो रहा है, फ्रीज वाला सेलेक्ट नहीं होगा, तो यानी कि वो डिलीट भी नहीं होगा। और डैम श्योर है, इस वाले केस में डैम श्योर है प्रिंट में भी नहीं आएगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, प्रिंट में नहीं आएगा। लास्ट वाला ऑप्शन लॉक अनलॉक, मैं किसको करना हूं, ग्रीन वाले को। इस वाले केस में अब देखो हल्का सा लाइट सा हो गया है ना, कंट्रोल ए बटन दबाते हैं, सेलेक्ट भी होगा, ना हाइड होगा ना डिलीट होगा, खाली प्रिंट में आएगा। तुम इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते, इस लेयर में कोई छिड़कानी नहीं कर सकते, अगर लॉक कर दिया। चीजें क्लियर। अब इसके टेबल के खत्म होते ही मैंने कमांड लिखवाई थी पर्ज अनयूज, लिखवाई है। अब देखो पर्ज अनयूज, क्योंकि लेयर पार्ट 1 आज मैं खत्म कर रहा हूं। लेयर में जाके देखो, अभी और सब पे ध्यान मत दो, लेयर पे खाली ध्यान दो। लेयर 4 दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपने इसका यूज नहीं किया है, बट यूज नहीं किया। नॉर्मल सी बात है, लेयर 4 मैंने बना तो लिया लेकिन इसका यूज नहीं किया। अब बेसिकली ये क्या है, मीनिंग क्यों समझा रहा हूं मैं बात। पर्ज अनयूज का मतलब होता है कि मैं बिना लेयर कमांड में जाए मैं उस लेयर को डिलीट कर दूंगा जो लेयर यूज नहीं करी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो मेरी सिंगल लेयर है, बहुत सारी लेयर हो सकती है, 350, 400, 500, 1000 कितनी भी लेयर हो सकती है जो मैंने यूज नहीं की हो, तो मैं उसको चाह रहा हूं कि यार अब लेयर में जाके पर्टिकुलर डिलीट करना वो कहीं ज्यादा टफ है, इसके कंपैरिजन में मैं यहां से डिलीट कर दूं पर्ज अनयूज। जब हमने यूज ही नहीं की फिर डिलीट भी क्यों जाना, यूज नहीं करी तो डिलीट क्यों करूं, मैं अनवांटेड चीज नहीं चाहता मेरे भाई। यूज करनी नहीं, आगे भी जब यूज करनी ही नहीं है तो मैं यूज करके उसको रख के क्या फायदा। नहीं वो तो खाली हमारी साइड में रहेगी, नहीं तो प्रिंट में रहेगी, नहीं वैसे शो होगी बाहर। मैं नहीं चाह रहा ना। अब सिर्फ लेयर के केस में नहीं, अब देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन का आंसर अब तुम्हें मिलेगा। सिर्फ लेयर डिलीट नहीं करना है, अब जरा ध्यान से देखो कितने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। ब्लॉक, डिटेल, व्यू स्टाइल, डायमेंशन स्टाइल, ग्रुप, लेयर, लाइन टाइप, मटेरियल, एम लाइन स्टाइल, मल्टीलीडर स्टाइल, प्लॉट स्टाइल, सेक्शन व्यू स्टाइल, शेप्स, टेबल स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, विजुअल स्टाइल। सिर्फ तुम लेयर डिलीट नहीं कर रहे हो, जितनी जब तुम ऑटोकैड एक बार ओपन करते हो ना, तो अनवांटेड चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है, तुम क्रिएट भी नहीं करते हो। उन सब चीजों को डिलीट करने के लिए अब मैंने लेयर में इसलिए बताई क्योंकि लेयर में मैं करके दिखा सकता हूँ। यही बात मैं ऐसी रैंडमली बोल देता तो तुम इग्नोर भी कर देते, क्योंकि कुछ होता तो है नहीं, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। जैसे तुमने भी कहा सर मैं ना डिलीट कर दूं क्या फर्क पड़ता है ना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सर अनवांटेड चीजें सारी रिमूव हो जाए, उस केस में पर्ज यूज करना। लेयर के केस में नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ऑल ओवर ड्राइंग के केस में। तो इसीलिए पर्ज ऑल पे क्लिक करना है। पर्ज ऑल देखो ऑटोमेटिकली पर्ज ऑल चेक आइटम सब पे चेक हो गया। अब किसी पे प्लस का साइन है कि मैं उसको खोल सकूं, और बिलीव नहीं होता तो जाके लेयर में जाके चेक कर लो, लेयर 4 अवेलेबल नहीं होगी। एग्री। तो सिर्फ लेयर के केस के लिए नहीं है, कंप्लीट ऑटोकैड की जो ड्राइंग्स है जो तुमने बनाई है उसमें जो अनवांटेड चीजें ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है पहली बार खोलने के बाद, वो केस को डिलीट कर देंगे। चीजें क्लियर। लेयर पार्ट 1 समझ में आ गया। अब काम कैसे करना है, काम कैसे करना है। किसी ने मुझे ग्रुप में ड्राइंग बना के भेजी थी, प्रेम, तुम्हारी ड्राइंग को ओपन करता हूं। आप कहेंगे सर बिना फालतू में क्लास ले नीचे ऊपर हो गया यार, तो पुराना हो गया, पहले ये तो बहुत पुराना है। बहुत पुरानी। अरे भाई ऊपर होगी, मैं श्योर था, मैं सही जा रहा था, ना फालतू में नीचे ले गया। ये देखो, ये आएगा। हाँ। अब जरा ध्यान से देखो इसने काम क्या किया। ड्राइंग बनाई है, कलर भी चेंज किया लेयर का, मतलब लाइन का डायमेंशन का कलर भी तुमने चेंज किया। तो तुमने डायमेंशन में जाके किया था, कैसे किया था ये बताओ। किया था, अब नहीं करना। अब क्या करना, मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जो ड्राइंग बनाओगे अलग लेयर होगी, डायमेंशन की लेयर अलग होगी। उस डायमेंशन रीनेम क्यों करना है, क्योंकि उस लेयर का नाम ही डायमेंशन देना है। अब मैं सिर्फ फोटो नहीं देखूंगा, अब मैं जो भी फोटो तो आप डालोगे ही जो आप बनाओगे,
बट अब मैं ड्राइंग भी देखूंगा किसने ड्राइंग में लेयर पे काम किया। मतलब कि अब जितने भी आप ड्राइंग आप बनाने वाले हो, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ड्राइंग नहीं दी थी, यही रीजन था कि चैप्टर 8 पढ़ने के बाद तुम लोग को एक अभी से आदत हो जाएगी लेयर पे काम करने की। अगर मैं पहले से देता ना तो तुम श्योर था कि तुम अभी लेयर को इग्नोर कर देते। सर इतनी झंझट कौन पालेगा, पहले लेयर क्रिएट करो फिर ड्राइंग बनाओ, सीधा ड्राइंग बनाओ सीधा करके दो, क्योंकि डीडब्ल्यूजी फाइल हमें देनी नहीं होती, हम तो सीधा पीडीएफ फाइल देते। तो हम अभी से क्यों ना आदत डालें लेयर पे काम करने की। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब जितनी भी ड्राइंग बनाएंगे किससे बनाएंगे, क्लास 3। यस, इसलिए तो मैंने ये बात बोली अभी, बात समझ आएगी। अब जितने भी प्लान बनाओगे लेयर्स पे बनाओगे, विदाउट लेयर काम कोई नहीं करेगा। डायमेंशन ये भी मैंने पॉइंट्स में लिखवा दिया, कौन सा कलर किस लिए यूज करते हैं। अब तुम टेक्स्ट भी लिखोगे तो 3 कलर से, वो भी मैंने मेंशन करवा दिया, राशि कॉपी में देख लेना। डायमेंशन ग्रीन कलर से। अब ये जो डायमेंशन में तुमने एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन दोनों अलग अलग कलर से करिए, नहीं करोगे ऐसा। ठीक है, टेक्स्ट लिखना है तो मैजेंटा, सियान एंड ब्लू कलर। टेक्स्ट हो, मल्टीलाइन टेक्स्ट हो, लीडर हो, मल्टी लीडर हो या एट्रीब्यूट हो। एट्रीब्यूट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, भी आएगा। और हैचिंग करोगे येलो कलर से हैचिंग करोगे, ये भी मैंने मेंशन कर दिया। बात समझ में आ गई। ये सब टर्म्स कंडीशन इसलिए मुझे पता है, या मैं इसलिए जानता हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, 11 साल का एक्सपीरियंस नहीं, मैंने उस इंडस्ट्री में काम किया हुआ है जहां मैंने ये चीजें देखी हैं। लोग 15-15 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता कि बेसिकली ऑटोकैड पे काम कैसे होता है। उनकी आधे से ज्यादा ड्राइंग रिजेक्ट इसीलिए एमएनसी कंपनी कर देती है क्योंकि उन्हें पता भी नहीं कि किस बंदे से ड्राइंग बनवा रहे हैं। टेक्निकल होना नहीं होना डजंट मैटर, एटलीस्ट अगर आप कोई चीज पे काम कर रहे हो तो उसका एक्चुअल में प्रॉपर नॉलेज होना बहुत जरूरी है। सर मुझे लाइन ही खींचने आती है, लेकिन मैं लाइन ऐसे खींच के दे दूंगा कि आप ड्राइंग रिजेक्ट नहीं कर सकते। दैट्स पॉइंट। ड्राइंग सभी लोग बना लेते हैं भाई। मेरे बहुत सारे ऐसे कलीग हैं जिन्होंने 10th पास करी है और 70 से 80 हजार का सैलरी कमा रहे हैं सिर्फ ऑटोकैड बेस पे, सिर्फ ऑटोकैड बेस पे। उन्होंने कोई डिग्री कोई डिप्लोमा नहीं किया। ऑफिस जाता है 15 मिनट के लिए और उसके बाद घर में पूरे दिन मन काटता है, भाई जिंदगी बहुत बिंदास कट रही है। तो वो क्योंकि उसने उस हिसाब से काम कर लिया है, उसकी ड्राइंग का कोई जगह, वो आधे से ज्यादा सिविल के प्रोजेक्ट्स करता है, आधे से ज्यादा। और कोई ब्रांच से रिलेटेड नहीं है, ना मैकेनिकल है, ना सिविल है, ना कोई डिग्री कोई डिप्लोमा, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसकी ड्राइंग में इतनी ज्यादा क्लियरिटी, इतनी ज्यादा एक्यूरेसी है कि कोई रिजेक्शन का चांस ही नहीं होता। तो इसीलिए ड्राइंग बनाना नॉट अ बिग डील, बट ड्राइंग एक्यूरेसी के साथ बनाना, टर्म्स कंडीशन के साथ बनाना, दैट्स व्हाट। तो इसलिए ड्राइंग बनाओ, कैसे बनाओ। तुम ड्राइंग बहुत सारी बनाते हो बट उनका कोई फायदा नहीं है अगर वो रिजेक्शन पे जा रही है। मैंने मोहन नगर में रेस्टोरेंट है, पाल रेस्टोरेंट, आर्किटेक्चर उसका प्लान अप्रूव नहीं किया था, उसका लोन पास नहीं होता। क्यों? क्योंकि आर्किटेक्चर ने जो उसको प्लान दिया था वो प्लान अप्रूव ही नहीं हो रहा था। यार वो भी आर्किटेक्चर है, मैं तो आर्किटेक्चर नहीं हूं, लेकिन मैं ड्राइंग इस लेवल पे बना लेता हूं कि मेरा ड्राइंग कोई रिजेक्शन नहीं कर सकता। उसका लोन नहीं पास हो रहा था, 2 या 2.5 करोड़ रुपए का लोन था उसका। क्यों? क्योंकि ड्राइंग पे अप्रूव नहीं होनी थी। जब बार बार जाती थी जीडी ऑफिस में रिजेक्शन हो गया। मैंने एक बार उसको बना के दिया, पूरा प्लान अप्रूव हो गया। अभी भी तुम सर्च करोगे ना रेस्टोरेंट, पॉल रेस्टोरेंट मोहन नगर में, मिल जाएगा तुम्हें। पूरी अंदर के इंटीरियर का पूरा ड्राइंग बना हुआ मेरा हुआ, उसका अब ड्राइंग अप्रूव हुआ, उसका लोन भी अप्रूव हुआ, आज वो बन नहीं गया। तो इसीलिए ड्राइंग एक्यूरेसी के साथ बनाओ। तुम ब्रांच क्या रिप्रेजेंट करती है डजंट मैटर मेरे भाई, क्योंकि एक्चुअल में तुम्हारी ड्राइंग रिप्रेजेंट करनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मेरा मानना है। करो, ठीक है। तो यहाँ पर लेयर पार्ट 1 खत्म हुआ। लेयर पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट वीक में मंडे को करेंगे, ठीक है। तो अभी जितनी भी ड्राइंग्स है बनाओ, टूटी फूटी जैसी भी बनाओ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी उतनी नहीं होगी। हाँ, प्रेम अच्छी बना लेता है ड्राइंग, तो प्रेम खुश होता रहता है, बट तुम लोग भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है।